नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास प्रोग्राम आक्रमण वॉर जोन से बड़ी खबरें। दुनिया एक बार फिर तबाही के मुहाने पर खड़ी है। दो मोर्चों पर जंग का बिगुल बज चुका है। एक तरफ इजराइल ने गाजा की धरती को रौंदने की तैयारी की, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के टैंक पोलैंड की जमीन पर दहाड़ मार चुके हैं और रूस यहां पर बौखला उठा है। आसमान से बरसते बमों के बाद गाजा की जमीन कांपने वाली है। इजराइल ने दरअसल ऐलान कर दिया कि हमास को उसकी ही मांद में घुसकर नेस्तनाबूद करेंगे। तो अब गाजा की गलियों में टैंकों की चिल्लाहट सुनाई देगी। वहीं यूरोप की बात की जाए तो यूरोप की धरती अभी भी सुलग रही है। अमेरिका ने पोलैंड में अपने टैंक उतार दिए और रूस को सीधी चेतावनी लग रही है। लेकिन रूस आखिर चुप कहां बैठने वाला है? यूक्रेन पर एक बार फिर रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। खार्किव से लेकर डोनेट्स्क तक मिसाइलें बरसाई गई, बम गिराए गए, शहरों को राख में तब्दील कर दिया गया। अब नेतन्याहू ने जंग की आखिरी स्क्रिप्ट लिख दी है, यानी कि हमास का सफाया तय माना जा रहा है। अब कोई ड्रोन नहीं, कोई हवाई हमला नहीं, बल्कि अब होगी सीधी घुसपैठ हमास के घर में घुसकर एक एक ठिकाना तबाह करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और नया युद्ध रोड मैप पूरी तरह से तैयार हो चुका है। गाजा की गलियों में इजरायली टैंक दहाड़ेंगे, हमास की सुरंगों में उतरकर खात्मे का वार करेंगे। कोई भी कोना नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नेता नहीं बचेगा। गाजा अब बनेगा युद्ध का मैदान और तबाही का मंजर होगा। तो क्या ये सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं, ये नेतन्याहू का आखिरी वार है? अब इजराइल गाजा में जमकर जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत से तैयार है। टैंकों की गर्जना, तोपों की गड़गड़ाहट और गन फाइट की कहर के बीच गाजा की धरती बनेगी युद्ध का अखाड़ा। इजरायली सेना ने अपने सारी भारी तोपखाने की ताकत, मिसाइल लॉन्चर और पैदल सेना को सीमा पर तैनात कर दिया है। अब हवाई हमलों से आगे बढ़कर टैंकों और पैदल सैनिकों के साथ सघन जमीनी हमले का बिगुल बज चुका है। ये लड़ाई सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये एक पूर्ण विध्वंसक हमला होगा, जिसका मकसद गाजा की पूरी पट्टी को राख के ढेर में तब्दील कर देना। इजराइल ने साफ कह दिया है कि अब कोई बख्शिश नहीं होगी, कोई रहम नहीं किया जाएगा। जमीन पर घुसकर हमास के लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना ही मकसद है। तो अब टैंकों की आहट होगी, गन फायर की बारिश होगी और तोपों के धमाकों से गाजा की गलियां बदहवास हो जाएंगी। ये जंग नहीं, आग का तूफान होगा। जो लोग गाजा की धरती पर टिके हैं, उन्हें पूरी ताकत के साथ कुचल दिया जाएगा। गाजा अब युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। ये लड़ाई अब काबू से बाहर और क्रूरतम हो चुकी है। इजराइल की जमीन पर उतरने की रणनीति साफ है कि बिना रुकावट, बिना नरमी, बस पूरी ताकत के साथ हमास के लोगों को चुन चुन कर सफाया करना है। तो अब गाजा के लिए ये लड़ाई जिंदगी और मौत की जंग बन गई है।
जमीन पर टैंक होंगे, तोप और गन फाइट का जबरदस्त कहर बरसने वाला है। ये जंग, ये हमला गाजा की धरती को इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई में बदल देगा। गाजा की धरती पर अब छिड़ने वाला है आखिरी युद्ध। जी हाँ, इजराइल ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसे लेकर नेतन्याहू सरकार पूरी तरह से कट्टर रवैये पर उतर आई है। इस बार सिर्फ हवा से नहीं, बल्कि जमीन से भी होगा हमला। इजराइल की सेना ने अपने टैंकों और पैदल सेना को गाजा की जमीन पर पूरी तरह मुस्तैद कर दिया है। इजरायली सेना का मकसद साफ है कि गाजा पट्टी में हिंसक आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है और पूरी तरह से कब्जा जमाना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो क्या ये आखिरी बड़ा ऑपरेशन होगा? क्या इजराइल गाजा पर कब्जा करके ही दम लेगा? क्या जमीन पर उतरने का मतलब है कि अब एक नए महायुद्ध छिड़ जाएगा? उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है आतंकवाद के खात्मे तक लड़ाई जारी रखना है। गाजा में आतंकियों की कोई जगह नहीं बचने वाली है। गाजा पर कब्जा करने की रणनीति अब सिरे से बदल चुकी है। पहले इजराइल सिर्फ एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमलों पर निर्भर था, लेकिन जमीन ऑपरेशन का मतलब है अब पैदल सेना, टैंकों, तोपखाने और हर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कदम इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि गाजा में सघन आबादी, सकरी गलियों में इस तरह का युद्ध भयानक मानवीय संकट को जन्म देगा। बर्बादी, मौत और विस्थापन का दौर बड़े पैमाने पर होना संभव है। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल का असली मकसद क्या है। चलिए ये भी समझते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य ये है, यानी कि गाजा पट्टी में हमास और अन्य आतंकवादी गुटों के ठिकानों को ध्वस्त करना है। दीर्घकालीन लक्ष्य ये है कि गाजा पर पूरा नियंत्रण करना है, ताकि भविष्य में कोई भी आतंकवाद की जड़ें मजबूत न हो सकें। और राजनीतिक मकसद ये है कि नेतन्याहू सरकार की साख मजबूत करना है और आंतरिक रूप से अपनी पोजीशन को मजबूत करना। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जानकारों की माने तो इस ऑपरेशन के बाद इलाके में अस्थिरता बढ़ेगी और शांति की उम्मीद और दूर हो जाएगी। इस लड़ाई का प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। याद रखें, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील मुद्दा भी है। इस महायुद्ध की आग में कितने मासूम जलेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जमीन पर कब्जा करना इजराइल के लिए फायदेमंद होगा? गाजा जैसे क्षेत्र में पूरी तरह से कब्जा करना न सिर्फ कठिन है, बल्कि महंगा भी होगा। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवाधिकार संगठनों की कड़ी आलोचना भी बढ़ेगी। तो क्या ये अंत है गाजा के लिए, या फिर ये सिर्फ शुरुआत है एक और बड़ी लड़ाई की? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नेतन्याहू को ये मालूम पड़ चुका है कि वो अलग थलग पड़ रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस और सऊदी अरब के लाए प्रस्ताव के पक्ष में 142 देशों ने वोट किया था और सिर्फ अमेरिका, अर्जेंटीना समेत 10 देशों ने विरोध में वोट किया और इसीलिए नेतन्याहू को अब ये महसूस हो रहा है कि वो अकेले पड़ गए हैं। आइए आपको बताती हूँ किस तरह से। दरअसल नेतन्याहू का एक तरह से कबूलनामा तो नजर आता है। गाजा में युद्ध से वैश्विक आक्रोश बढ़ा है, ये खुद बेंजामिन नेतन्याहू मानते हैं। इजराइल लगातार अलगाव का सामना कर रहा है, ये बात भी नेतन्याहू कबूल रखे हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत बनानी होगी, ये भी बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं। नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि अब वो वक्त है जब इजराइल को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनने का वक्त है, बाहरी व्यापार पर कम निर्भर होना होगा, ये भी नेतन्याहू अब इस समय की स्थिति को लेकर समझते हैं। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि इजराइल में मुक्त बाजार क्रांति एक तरह से वो आ चुकी है और इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अलगाव की वजह से हथियार व्यापार पर सीधा सीधा असर अभी भी पड़ रहा है और आने वाले वक्त में असर और भी ज्यादा बढ़ेगा। वहीं विदेशी हथियारों की भी बात उनकी तरफ से कही गई, विदेशी हथियारों की निर्भरता भी कम करनी होगी, ये बात भी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। वो ये भी कहते हैं कि हथियार उद्योग को विकसित और करना होगा और मजबूत करना होगा। अभी भी इजराइल बनाता है हथियार, लेकिन उस दिशा में और तेजी से काम करना होगा। साथ ही अलगाववादी जो प्रयास हैं, जो कोशिशें हैं, उनसे भी निपटना होगा, उन्हें और भी ज्यादा उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। साथ ही साथ गाजा युद्ध हमास की वजह से हो रहा है, ये बात भी बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए हैं। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नेतन्याहू की भी चिंता जरूर बढ़ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चिंता तो यूक्रेन की भी बढ़ रही है। रूस यूक्रेन पोलैंड की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। अमेरिका ने पोलैंड की जमीन पर अपने टैंक उतार दिए हैं और ये कोई मामूली कदम नहीं है, सीधा सीधा रूस को खुली चुनौती है। बस फिर क्या था, पुतिन आग बबूला हो गए, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। मॉस्को में अब जंग की घंटी बज गई है। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश होने लगी है, ड्रोन हमलों की सुनामी आ गई है और खार्किव अब मलबों का मैदान बन चुका है। ये अब यूक्रेन की जंग नहीं रही, अब ये जंग रूस बनाम नाटो की सीधी टक्कर हो चुकी है। ट्रंप और पुतिन के बीच अब आर पार की लड़ाई तय नजर आती है। तो क्या अब अगली सुबह यूरोप की धरती पर महायुद्ध का सूरज उगेगा? क्या रूस और अमेरिका अब आमने सामने आ चुके हैं? रूस नेटो पोलैंड त्रिकोण में तनातनी चरम पर है। नेटो की सेनाएं पोलैंड की सीमाओं पर पूरी ताकत से तैनात हैं। और रूस ने जवाब में अपने कालिनिनग्राद क्षेत्र में इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती कर दी है। ये मिसाइलें सीधे पोलैंड और बाल्टिक देशों के लिए खतरा बनकर खड़ी हैं। पोलैंड ने अपनी तैयारी को नाम दिया है आयरन गेट 2025। वहीं रूस और बेलारूस के सैनिक जापार्ड 2025 अभ्यास में व्यस्त हैं। मतलब साफ है कि दोनों पक्ष युद्ध की स्थिति में हैं। हथियार बंद और पूरी तरह से जंग के लिए तैयारी।
ये जो तनाव है ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है। रूस के ड्रोन हमलों के बाद नेटो की प्रतिक्रिया इतनी कड़ी रही कि पोलैंड में अमेरिका ने टैंक उतार दिए। ये टैंक सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक भारी संदेश है कि रूस को बेखौफ जवाब दिया जाएगा। टैंकों की गर्जना पोलैंड की सीमाओं पर गूंज रही है। अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों और टैंक ब्रिगेड को तैनात कर दिया है ताकि रूस को साफ संदेश दिया जा सके कि हम तैयार हैं। किसी भी तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही जानकारों का मानना है कि रूस के लिए ये बड़ा झटका है। अमेरिका की ये कार्रवाई रूस के लिए न सिर्फ सैन्य बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक चुनौती है। पोलैंड में टैंकों की तैनाती रूस की घेराबंदी को बढ़ाएगी और उसकी चालों पर असर डालेगी। रूस की प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। रूस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो अपने सैन्य को और मजबूत करेगा और अमेरिका की हरकतों पर सख्त जवाब देगा। रूस ने अपने रणनीतिक इलाकों में भारी सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं और कालिनिनग्राद में इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती के साथ अमेरिका और नेटो को बड़ा संदेश भेजा है। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग अब शुरू होने वाली है? क्या रूस और पोलैंड की सीमा पर आग लगने वाली है? जहां एक तरफ तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है। लेकिन जमाना बदल रहा है और सीमा पर लग रही ये आग कभी भी महायुद्ध में बदल सकती है। रूस की इस्कंदर मिसाइलें जैसे सिकंदर की तलवार बाल्टिक देशों को धमकी दे रही हैं। पोलैंड की टैंक और नेटो की फौज जैसे जंग का फरिश्ता बनकर टूट पड़ेंगी। हर वक्त एक दूसरे के दिलों पर तलवारें ताने खड़ी हैं। फिलहाल ये सीमा क्षेत्र युद्ध भूमि बनने की कगार पर है, जहां हर दिन हर घड़ी जंग का सायरन बज रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं, हथियारों की आंधी और भू राजनीति का वो जंग जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ये जंग नहीं सिर्फ जमीनी टकराव है, ये एक मुकाबला है ताकत का, रणनीति और इरादों का। रूस का मकसद साफ है कि अपनी हदों को बढ़ाना, पोलैंड और नेटो को हतोत्साहित करना। वही नेटो और अमेरिका अपने गठबंधन की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो क्या ये जंग होकर रहेगी या ये महज एक ताकत दिखाने का खेल है? कुछ जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि फिलहाल कोई बड़ी जंग नहीं होगी, मगर ये तनाव कब किसी बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ जाए कोई नहीं कह सकता। रूस और नेटो दोनों ही इस खेल में अपनी हर चाल सोच समझ कर चल रहे हैं, लेकिन तलवारें खिंची हुई हैं।
तो वहीं रूस का आक्रमण यूक्रेन पर तेज हो चुका है। हाल ही में खार्किव शहर पर जबरदस्त बमबारी की गई, जो रूस की आक्रामकता की नई मिसाल है। खार्किव की गलियां अब युद्ध की आग में झुलस रही हैं। भारी बम ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जहां आम लोग फंसे हुए हैं। रूस ने बिना किसी रोक टोक के पूरे जोश के साथ हमला तेज कर दिया है। ये हमला सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक भारी संदेश है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाने को तैयार है। रूस की ये हमले उनकी रणनीति का हिस्सा हैं। यूक्रेन को मानसिक और भौतिक दोनों रूपों से तोड़ने का प्रयास है। खार्किव पर हमला इस बात का संकेत है कि रूस किसी भी सूरत में अपनी पकड़ मजबूत करना ही चाहता है। यूक्रेन के लिए ये वक्त बेहद खतरनाक है। लोगों की जान खतरे में है और युद्ध की आग फैलती जा रही है। यूक्रेन पर रूस का ये हमला अब और खतरनाक मोड़ ले चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बढ़ती तैनाती रूस पोलैंड के बीच नई जंग की शुरुआत है, या ये सिर्फ एक ताकत दिखाने का खेल है। और यूक्रेन और रूस की जंग को रोकने की हर स्तर पर पहल की कोशिश हुई है, लेकिन हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी है। आइए आपको बताते हैं, दरअसल रूस पर यूक्रेन का भीषण अटैक जो है, ड्रोन अटैक, वो लगातार अभी भी जारी है। रूस लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने 340 ड्रोन मार गिराए हैं यूक्रेन की तरफ से भेजे गए। रूस के किरीशी तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक हुआ है और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन है। वहीं रूस के उफा में भी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन के डिनेप्रोपेट्रोव्स्क के इलाके में भी रूस ने एक तरह से कब्जा कर लिया है और इस इलाके के एक गांव को यूक्रेन ने रूस से वापस छीना। यह बात भी यूक्रेन की तरफ से बड़ी बात कही गई है। रोमानिया के हवाई क्षेत्र में भी रूस का ड्रोन दाखिल हो गया है। वहीं अगर बात की जाए इस और अपडेट में, तो रोमानिया ने 2 F-16 फाइटर जेट्स को बॉर्डर पर तैनात कर रखा है, स्थिति को ध्यान में रखते हुए। वहीं सभी नाटो देशों को ट्रंप चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें रूस पर और भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाने की एक तरह से बात कही गई है और ये कहा जाए कि उस पर एक तरह से सहमति भी लेने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यूक्रेन ने युद्ध का विस्तार किया तो इसका असर अब नाटो देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि पुतिन एक बार नहीं बल्कि कई बार नाटो को चेतावनी दे चुके हैं कि आग से ना खेलो वरना राख हो जाओगे। आपको यह भी बता दूं, व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि शांति की बात लंबे समय के लिए होनी चाहिए। ये बात व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से बार बार ये बात कही गई है। वहीं यह भी स्पष्ट कहा गया है कि अगर कुछ वक्त के लिए शांति नाटो को मजबूत बनाएगी, और यह भी कहा जा रहा है ऐसे में अगर युद्ध विराम होता है तो नाटो हथियारों का जखीरा और भी ज्यादा बढ़ाएगा। दूसरी तरफ सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यह भी कहा जा रहा है सुरक्षा सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। और पुतिन की खुलेआम धमकी के आखिर मायने क्या हो जाते हैं, इस बात को भी आपको समझना होगा। पुतिन की खुलेआम धमकी के मायने ये कि रूस और नाटो के बीच में युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। अब ऐसे में ऐसा लगता है कि पुतिन फिलहाल शांति के पक्ष में नजर नहीं आते। आइए और आपको जल्दी से बता देती हूं कि रूस की आखिर तैयारी किस तरह की नजर आती है। दरअसल बेलारूस के साथ में बड़ा युद्ध अभ्यास जो है वो रूस की तरफ से किया गया। बेरेंज सागर में जेपैड 2025 नाम से एक वॉर एक्सरसाइज हुई। हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस MiG-31 की उड़ान भी इस दौरान इस एक्सरसाइज में देखने को मिली है। वही किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट को साधा गया और उसी पर ही एक तरह से निशाना लगाया गया। वही एंटी शिप सुपरसोनिक ऑनिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण भी इस दौरान हुआ।
कुरिल द्वीप के पास में ऑनिक्स मिसाइल का परीक्षण किया गया है। वहीं कालिनिंग्राद इलाके में भी इस्कंदर एम मिसाइल की तैनाती की गई है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर एम को वॉर जोन में पहुंचने में मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे। ये बड़ी तैयारी एक तरह से मानी जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अभी युद्ध की तस्वीर थमती नजर नहीं आती।